हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ बॉस। आज हम अपनी बीएसए की पहली वीडियो के साथ शुरू करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बीएसए का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बीएसए जो है हमारा 25 दिसंबर 2023 को जो है इनेक्ट हुआ है, यानी कि हमारे बीएसए के बिल को जो प्रेसिडेंट की जो असेंट मिली है वो 25 दिसंबर 2023 को मिली है। और जो इसकी एनफोर्समेंट डेट है, मतलब ये जब से लागू हुआ है हमारी कंट्री में, वो डेट है 1 जुलाई 2024। अब इसका जो प्रीएम्बल है वो ये कहता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। इसमें जितने भी जनरल रूल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो इकट्ठे कर दिए गए हैं और एविडेंस जो है हमारा इसी से ही चलता है, इन्हीं रूल से ही चलता है। अब हम अपने सेक्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सेक्शन 1 है उसकी जो हेडिंग है वो ये कहती है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जो हमारा सबसेक्शन 1 है वो ये बताता है कि ये एक्ट क्या कहलाएगा। तो ये एक्ट कहलाएगा हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका जो हमारा सबसेक्शन 2 है उसमें लिखा हुआ है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। अब जो ये हमारा एविडेंस एक्ट है वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है और कोर्ट मार्शियल पे भी लागू होता है। कोर्ट मार्शियल वो कोर्ट होती हैं जो कि मार्शियल लॉ के अंदर आती हैं। अब ये हमारा जो एविडेंस लॉ है ये किस पे लागू नहीं होता है, तो ये आर्बिट्रेटर पे लागू नहीं होता है। आर्बिट्रेटर वो होता है जिसको एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट या भी कोई दो पार्टी जो होती हैं अग्री करती हैं कि उनका एक आर्बिट्रेटर हो और उनके जो बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो इस पर डिसाइड हो। तो ये जो है वो कोर्ट से हट के प्रोसीडिंग हो गई। तो इस पे जो है हमारा एविडेंस एक्ट जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो नहीं लगता है। इसका जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो हमारी जो इसकी जो डेट है वो कब इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली है, वो मिली है 25 दिसंबर 2023 को। लेकिन ये जो विद इफेक्ट फ्रॉम है, इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है जो कि हमारा सबसेक्शन 3 जो बात करता है वो डेट है 1 जुलाई 2024। इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये भी बात करता है कि ये एफिडेविट्स पे लागू नहीं होता है। एफिडेविट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि अंडर ओथ ली जाती हैं, तो ये उन पे भी लागू नहीं करता है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 2 पे, जो कि डेफिनेशन क्लॉज भी कहलाता है। इसका जो सबसेक्शन 1 है उसमें सारी जो हैं वो डेफिनेशंस लिखी गई हैं। तो हम एक एक करके उनको समझते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो हमारा जो क्लॉज सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज ए है वो डिफाइन करता है कोर्ट को। इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो कोर्ट जो है सारे जजेस जो हैं, सारे मजिस्ट्रेट्स जो हैं और वो पर्सन जो कि लीगली ऑथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए, वो कोर्ट कहलाते हैं। लेकिन कोर्ट उसको नहीं कहते हैं जो कि एक आर्बिट्रेटर होता है, ये एक एक्सेप्शन है। आर्बिट्रेटर को हम कोर्ट नहीं कहते हैं। अब हम आते हैं क्लॉज बी पर, जो कि कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। Conclusive proof means when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving it. For example, एक फैक्ट A है, एक फैक्ट B है। अब फैक्ट A का conclusive proof फैक्ट B अगर है तो आप फैक्ट A पे कोई भी प्रूफ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं। यही कंक्लूसिव प्रूफ कहलाता है कि फैक्ट बी जो है कंक्लूसिव प्रूफ है फैक्ट ए का। इसका जो एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ कंक्लूसिव प्रूफ का,
तो BSA का सेक्शन 116 जो है वो इसका एक एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कोई भी चाइल्ड अगर दौरान मैरिज या फिर मैरिज के डिसोल्यूशन के 280 डेज बाद अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है। बट इसका एक एक्सेप्शन ये है कि इट शैल नॉट बी प्रूव्ड दैट द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू ईच अदर टू बिगॉट द चाइल्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है क्लॉज C, डिसप्रूव्ड। तो कोई भी फैक्ट डिसप्रूव तब माना जाएगा जब उस पर एविडेंस दिया जाता है और कोर्ट उसे जब रिव्यू करती है तो ये माना जाता है कि वो फैक्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो फैक्ट जो है वो डिसप्रूव माना जाएगा। या फिर कोई भी प्रूडेंट पर्सन जब उस एविडेंस को देखेगा उस फैक्ट के ऊपर जो दिया गया है तो वो यही मानेगा कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो डिसप्रूव्ड माने जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्लॉज पे आते हैं जो कि है क्लॉज D। क्लॉज D बात करता है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट मीन्स any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures or marks or any other means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records। अब डॉक्यूमेंट्स उनको बोलते हैं जो किसी भी सब्सटेंस पर, जैसे कोई पेपर हो गया, कोई स्टोन हो गया, उस पर किसी भी फिगर के साथ, किसी भी मार्क के साथ या फिर किसी भी लेटर के साथ उस पर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब उसको या तो पेपर पे लिखा जा रहा है या किसी स्टोन पे जो है उसको मार्क किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो जब भी किसी बिल्डिंग का जब प्लान बनाते हैं तो उस पर क्या कहते हैं, फिगर्स भी इंक्लूड करते हैं और उस पर क्या कहते हैं, लेटर्स भी इंक्लूड करते हैं। उस प्लान में जो होता है लेटर्स और फिगर्स दोनों इंक्लूड होते हैं और वो जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड मीन्स वो परमानेंट हो जाता है, उस डॉक्यूमेंट पे परमानेंट हो जाता है। वो जो सब्सटेंस होगा वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और डॉक्यूमेंट में हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे किसी सर्वर पर कोई भी ईमेल सेव्स हैं या फिर किसी को ईमेल भेजे गए हैं या फिर किसी कंप्यूटर में कोई फाइल सेव है, वो भी हमारा डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जैसे हम अगर अपनी इस बेरेक्ट में अगर हम इलस्ट्रेशंस देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आर राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड, लिथियोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड और डॉक्यूमेंट, अ मैप, अ प्लान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज अ डॉक्यूमेंट। अब हम आते हैं अपने क्लॉज ई पे जो कि है एविडेंस। बेरेक्ट की लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry and such statements are called oral evidence। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि विटनेस जो है कोर्ट के बिफोर देता है। अब स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, स्टेटमेंट्स दोनों आएंगी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली दी गई हैं और जो हमारी फिजिकली दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिकली हम कैसे देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई कोर्ट है तो उसमें जो विटनेस जो प्रेजेंट होता है वो ऑन VC प्रेजेंट होता है, मतलब ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है। तो वो जो विटनेस जो टेस्टिफाई करेगा, जो ओरल एविडेंस देगा अपना, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मानेंगे। और ये इंक्लूड करता है कि विटनेस को जो है जो ओरल एविडेंस वो जो देगा, जो स्टेटमेंट वो जो देगा, वो सिर्फ मैटर इन इश्यूज पे ही होना चाहिए, यानी कि वो फैक्ट इन इश्यूज और रेलिवेंट फैक्ट्स पर ही होना चाहिए। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली रिकॉर्डेड हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारे एविडेंस कहलाएंगे। अब हमारा जो क्लॉज F है वो बात करता है फैक्ट की, कि व्हाट इज फैक्ट। तो फैक्ट वो सारी चीजें होती हैं कि कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग या फिर रिलेशन ऑफ थिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। मतलब कोई भी चीज या फिर किसी भी चीज़ की स्टेट, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई जगह है और वहाँ पर बार बार एक्सीडेंट होता है तो वो उस जगह की स्टेट हो गई, तो वो कहलाएगा स्टेट ऑफ थिंग। अब रिलेशन ऑफ थिंग्स की जो एग्जांपल अगर हम कहें तो अगर किसी सन का अगर DNA टेस्ट कराया जाए और ये पता लगाया जाए कि उसका फादर कौन है, तो ये रिलेशन ऑफ थिंग कहलाएगा। फैक्ट का अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं तो किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, जैसे कि किसी ने किसी को गन चलाते हुए देखा तो ये एक फैक्ट है। किसी ने किसी को इस इंटेंशन से
चाकू मारा या गन जो है शूट करा किसी पे इस इंटेंशन से कि वो आदमी मर जाए, तो ये भी एक फैक्ट हुआ। अब मैंने जो आपको इस एग्जांपल में जो इंटेंशन बताई, ये एक मेंटल कंडीशन है, जो कि कोई भी पर्सन जो है वो इस बात का कॉन्शियस है कि उसके माइंड में ये इंटेंशन है कि वो किसी पे गन चला रहा है या किसी को मार रहा है इस इंटेंशन से कि वो उसकी डेथ हो जाए। तो ये एक मेंटल कंडीशन हो गई, ये एक मेंटल फैक्ट हो गया। और जो मैंने आपको इससे पहले जो एग्जांपल दिया वो एक फिजिकल फैक्ट हो गया कि किसी ने किसी को मारते हुए देखा या किसी ने किसी को गन चलाते हुए देखा, जैसे किसी पर्सन ने किसी को गाली गलौज करी, तो ये एक फिजिकल फैक्ट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्लॉज पे आते हैं, जो कि है हमारा क्लॉज जी, फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू वो फैक्ट्स होते हैं जो किसी भी केस में या तो असर्ट किए जाते हैं या डिनाई किए जाते हैं। मतलब दो पार्टी जो होती हैं उसमें से एक पार्टी जो है वो असर्ट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है। ये वो फैक्ट्स होते हैं जो कि डिस्प्यूटेड होते हैं हमारे केसेस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको क्रिमिनल केस का एग्जांपल बताऊं, तो ए पर्सन ने किसी बी पर्सन को शूट करके उसकी डेथ कॉज कर दी, तो इसमें हमारे फैक्ट इन इशू बनेगा कि वेदर ए कॉज्ड द डेथ ऑफ बी, और दूसरा हमारा फैक्ट इन इशू बनेगा कि वेदर ए हैड द इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ बी। अब अगर हम इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जाएं, तो बेयर एक्ट ये कहता है फैक्ट्स दैट डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द राइट, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी विच इज बीइंग असर्टेड और डिनाइड इन द केस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी फैक्ट को प्रूव करते हैं तो वो जो है किसी भी राइट या लायबिलिटी को प्रूव करेगा या डिसप्रूव करेगा, या फिर अगर हम किसी फैक्ट को प्रूव करते हैं तो वो किसी डिसेबिलिटी को प्रूव करेगा या डिसप्रूव करेगा किसी भी केस में। तो वो जो है फैक्ट इन इश्यूज कहलाते हैं। तो अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाना चाहूँ, तो अगर हम किसी फैक्ट इन इशू को प्रूव कर दें या डिसप्रूव कर दें, तो it will lead to a conclusion about the right, liability and disability in the case। यानी जो एक पार्टी है वो किसी भी राइट को, लायबिलिटी को या डिसेबिलिटी को क्लेम ये करती है कि वो एग्जिस्ट करता है, और एक पार्टी है वो उसको डिस्प्यूट करती है या डिनाई करती है। तो अगर हम किसी भी फैक्ट इन इशू को प्रूव कर देते हैं तो वो इसकी कंक्लूजन पे आ जाएगा क्या ये राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी या क्या ये एग्जिस्ट करती है या ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। जैसे कि कोई भी सिविल केस है, उसमें जब भी सेटलमेंट ऑफ इशू की स्टेज के टाइम जब भी इशू ऑफ फैक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें फैक्ट इन इशू वो कहलाएंगे जो कि उस इशू ऑफ फैक्ट का आंसर देंगे। मतलब आंसर ये देंगे कि या तो वो इशू ऑफ फैक्ट एग्जिस्ट करता है या तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इशू ऑफ फैक्ट का अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो वो होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का या फिर मेंटेनेंस का, जिसमें जो वाइफ होती है वो ये क्लेम करती है कि वो जो है लीगली वेडेड वाइफ है एच की। एच हम हस्बैंड को डिनोट कर देते हैं। तो जो हस्बैंड होता है वो डिनाई करता है कि नहीं, वो जो है डब्ल्यू जो है वो उसकी लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं है। तो इसमें जो इशू ऑफ फैक्ट जो होगा वो ये होगा कि वेदर डब्ल्यू इज लॉफुली वेडेड वाइफ ऑफ एच, और जो हमारा फैक्ट इन इशू होगा वो इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस जो होगा वो होगा। तो वो ये होगा कि डब्ल्यू बीइंग दी लीगली वेडेड वाइफ ऑफ एच, ये हमारा फैक्ट इन इशू हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्लॉज एच पे, जो कि बात करता है मे प्रिज्यूम की। मे प्रिज्यूम को डिफाइन करता है। तो कोर्ट जो होती है किसी भी फैक्ट को जो है प्रूव मानती है जब तक कि वो किसी भी पार्टी के द्वारा डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, या फिर उस फैक्ट का उस पार्टी से प्रूफ मांगती है। तो ये जो है हमारा मे प्रिज्यूम कहलाता है। तो इसका अगर मैं आपको बीएसए से अगर कोई सेक्शन बताना चाहूँ मे प्रिज्यूम का, तो वो होगा सेक्शन 119। सेक्शन 119 हमारे उन फैक्ट्स की बात करता है जो कि कोर्ट जो है ये प्रिज्यूम करती है, मतलब ये मे प्रिज्यूम करती है, ऐसा कर भी सकती है और ऐसा नहीं भी कर सकती है कि कोई भी फैक्ट जो है वो हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सरकारी काम हुआ, कोई भी जुडिशियल काम हुआ, वो टाइम से हो रहे हैं, ये कोर्ट जो है एज्यूम करके चलती है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन आई पे,
जो कि है नॉट प्रूव्ड। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि कोर्ट में ना तो प्रूव किया गया है और ना ही उसको डिसप्रूव किया गया है, वो फैक्ट जो होते हैं हमारे नॉट प्रूव कहलाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी क्लॉज जे पे, जो कि है प्रूव्ड। तो कोई भी फैक्ट प्रूव जब माना जाएगा जब कोर्ट के बिफोर वो प्रेजेंट होता है वो फैक्ट, और कोर्ट में उस चीज़ के लिए एविडेंस दिया जाता है और कोर्ट ये मान लेती है कि वो फैक्ट जो है एग्जिस्ट करता है, या फिर कोर्ट ये मानती है कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन को अगर ये चीज़ बताई जाए कि उस फैक्ट का एविडेंस दिया जाए तो वो प्रूडेंट पर्सन भी यही मान के चलेगा कि वो फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी जो है प्रूव्ड की डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं अपने क्लॉज के पे, जो कि बात करता है रेलिवेंट की। तो कोई भी फैक्ट रेलिवेंट जब होता है दूसरे फैक्ट के, जब वो इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक में फॉल होता है, तो वो जो होता है हमारा रेलिवेंट फैक्ट कहलाता है। अब हम आते हैं अपनी क्लॉज एल पर, जो कि बात करता है शैल प्रिज्यूम की। तो शैल प्रिज्यूम का मतलब ये हुआ कि कोर्ट जो है वो फैक्ट्स को मान के चलती है कि वो एग्जिस्ट करते हैं और प्रूव्ड हैं, जब तक कि उस पर एविडेंस ना दे दिया जाए, उसको डिसप्रूव ना कर दिया जाए। कोर्ट मान के चलती है कि ये एग्जिस्ट करते ही करते हैं और ये प्रूव्ड है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जो हैं जो कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन नहीं किए गए हैं, और अगर वो आईटी एक्ट में या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या भारतीय न्याय संहिता में अगर वो डिफाइन किए गए हैं, तो उनका भी मीनिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वही लिया जाएगा जो उन लॉज में डिफाइन किया गया है। अब हम आते हैं अपने क्लॉज एच पर, जो कि है मे प्रेज्यूम। तो कोर्ट जो है किसी भी फैक्ट को जो है ये प्रेज्यूम करके चलती है कि वो प्रूव्ड है, जब तक कि उस पर एविडेंस ना दे दिया जाए, जब तक कि उस पर एविडेंस डिसप्रूव करने के लिए ना दे दिया जाए। कोर्ट ये मान के चलती है कि कोई भी फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो प्रूव्ड है। लेकिन कोर्ट उसको नहीं भी मान सकती है कि वो प्रूव्ड है, और कोर्ट ये कहती है कि जो फैक्ट है उस पर आप और एविडेंस दीजिए ताकि आप इसको प्रूव कर सकें। इसको मतलब प्रूव करने के लिए आप एविडेंस दीजिए। अब हम अपने पार्ट 2 पे मूव करते हैं और चैप्टर 2 पे मूव करते हैं, जो कि है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें हमारा सबसे पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 3। उसकी जो हेडिंग है वो ये कहती है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। तो सेक्शन 3 जो है वो ये हमारा बात करता है कि जो जब भी एविडेंस दिए जाएं तो वो हमें या तो रेलिवेंट फैक्ट्स पे देने हैं या हमें सिर्फ फैक्ट इन इश्यूज पे ही देने हैं। हम इररेलेवेंट फैक्ट्स पे जो हैं कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते और उनकी कोई भी मान्यता नहीं होगी। सेक्शन 3 का जो हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो सीपीसी में या बीएनएसएस में अगर वो डिसएंटाइटल्ड है किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, तो उसका एविडेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी रेलिवेंट फैक्ट पे हो या चाहे वो किसी फैक्ट इन इशू पे। अगर वो जो हमारा सीपीसी है और बीएनएसएस है, अगर वो उस फैक्ट पे डिनाई करता है, उस पर्सन को डिसएंटाइटल करता है एविडेंस देने के लिए, तो हम उस पर एविडेंस नहीं दे सकते। तो ये था हमारा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक बीएसए का, और अब आगे वीडियोस में हम कवर करेंगे रेलिवेंट फैक्ट्स को, जो कि है सेक्शन 4 से सेक्शन 50 तक। थोड़े थोड़े करके हम लोग कवर करेंगे उनको, ज़्यादा इसको हेक्टिक नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ठीक से समझ में भी आए और आप लोग इसको याद भी कर सकें। सो यस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे सेक्शंस ठीक से समझ में आए होंगे। अगर आपको ठीक से समझ में आए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल लॉ बॉस को। और आप आगे जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे भी वीडियोस देखना चाहते हैं, उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।